तशरीफ़ फरमा हमारे इमरान प्रताप गढ़ी साहब, सलमान खुर्शीद साहब और हमारे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वक्त के बहुत ही, मैं कह सकता हूँ कि पूरी शिद्दत के साथ कंट्रीब्यूट करते हैं। और यकीन करिए कि जो एक जज्बात की नुमाइंदगी या तर्जुमा करने का उनके अंदर हौसला है, मैं चेयरमैन के नाते इसको मैं तस्दीक भी कर सकता हूँ और उनके गुस्से को भी मैं सहता हूँ। ऐसे हमारे जनाब सैयद नसीर हुसैन साहब, राधेश्याम राय जी, हमारे बीच में कैंसर के बड़े डॉक्टर माजी साहब, हमारी मोहतरमा आलमी साहब हमारी आई थी। मुझे लगता है कि मौलाना हसन मदनी साहब के जज्बात की तर्जुमानी के बाद या जो उन्होंने एक तहरीक की बात की है, मैं सबसे पहले तो मैं बिल्कुल इस बात को तस्दीक करता हूँ कि शायद जो आपने 1803 से लेकर के और आज तक का एक लोगों की कुर्बानियाँ और उसमें ख़ास तौर से उलमा की कुर्बानियाँ, जो इनका ताल्लुक़ तालीम से था और वो मुल्क की आज़ादी के लिए जिस तरह से जद्दोजहद कर रहे थे, यकीन करिए कि लोग शायद नई पीढ़ी को, नई नस्ल को इस बात का एहसास नहीं है। तो मैं तो सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा, धन्यवाद दूंगा अपने मित्र उपेंद्र राय जी को कि चैनल तो बहुत खोलते हैं, लेकिन उन्होंने इस भारत एक्सप्रेस के उर्दू चैनल को लॉन्च किया और उस चैनल में जो लोग आज तशरीफ़ फरमा, जिसमें आज मैं समझता हूँ कि मैं बिल्कुल इस बात को तस्लीम भी करता हूँ कि तस्लीम भी करता हूँ कि जिस देवबंद जमीयत उलमा की बात है, उसका आज़ादी में एक बहुत बड़ी तहरीक और तारीख रही है, जिसको हमारे मौलाना साहब ने कहा। इस पे पूरा एक इतिहास है, इस पे रिसर्च हो, इस आने वाली नस्लों को जानना चाहिए, तभी हम उस कौमी एकजहती को भी कायम रख सकते हैं, उस गंगा जमनी तहजीब जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, उसको भी हम कायम रख सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह की नशिस्त में वाकई जो तमाम नुमाइंदगी कर रहे हो और उसमें इस उम्र में भी और कुछ तबीयत नासाज भी हो तब भी आप आए और किस जज्बे से उन्होंने जो बात कही वो एक इतिहास की बात कही। लेकिन मौलाना, मैं समझता हूँ आप बात इतिहास की कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जो अंदाजे बयां आपका था, आपके लिए उम्र नंबर हो सकता है, लेकिन जज्बात आज भी वही जवानी की है। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अगर आज भी मुल्क के आज़ादी पे कोई ख़तरा आए तो आप उन बुजुर्गों की बात कर रहे थे जिनका एक एक करके आपने तस्करा किया, चाहे बालाकोट की बात हो और चाहे तुर्की की बात हो, चाहे सऊदीया की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की सरजमी की बात हो। तो मुझे लगता है आप जैसे लोग हैं तो आज भी कोई आँच नहीं आने पाएगी, ये मैं कह सकता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि कम से कम उपेंद्र राय जी के इस चैनल से वो चीज़ें भी पूरे मुल्क के सामने आएगी। ठीक है, उर्दू चैनल है, लेकिन ये केवल उर्दू चैनल से केवल अक़लियत तक महदूद नहीं रहेगा। मुझे तो आज पूरा भरोसा है, मैं पूरे इस भारत एक्सप्रेस को या भाई राधेश्याम जी को या और पूरे जो इसका कुनबा है, परिवार है, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि मुल्क के 140 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक मालूम होगी। इस बात के लिए भी मैं बहुत मुबारक। और लगता था आपने वक्त की कमी देख करके मौलाना हसन मदनी साहब ने तो एक फ़लसफ़े नहीं पढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी हम तो सुनना चाहते थे।
आप भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम। जब मुझे इस प्रोग्राम का दावतनामा आया तो मुझे बताया गया कि ये कॉन्क्लेव है। यहां आके लगा कि ये सेमिनार है, और फिर सबको सुनने के बाद लगा कि न सेमिनार है न कॉन्क्लेव है, आपसी बातचीत है। कोई टॉपिक नहीं दिया गया, उर्दू जर्नलिज्म पे बात करने की बात कही गई। जगदम्बिका पाल साहब बोल रहे थे, बहुत मीठा बोलते हैं, अच्छा बोल के गए। मैं उन्हें सुन रहा था और वसीम बरेली साहब का एक शेर याद आ रहा था कि मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, मोहब्बत में बुरी नीयत से कुछ सोचा नहीं जाता, कहा जाता है उसको बेवफा समझा नहीं जाता, और तुम्हारे साथ में कोई नयापन है तो बस ये है, बहुत तकलीफ देता है मगर छोड़ा नहीं जाता। चले गए। मुझे पूरा यकीन है कि जेपीसी कुछ बेहतर ही करेगी, लेकिन वो यकीन माजी में हर बार टूटा है, देखना है क्या होगा। मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर उर्दू जर्नलिज्म पे बात करूं, मौजूदा हालात पे बात करूं, तारीख पर एक लंबी गुफ्तगू हमारे बुजुर्ग अरशद मदनी साहब ने की है। काफी देर से यहां हमारी नई नस्लें बैठी हैं और एक नई शुरुआत है भारत एक्सप्रेस के जरिए। एक उर्दू का संस्करण वो शुरू कर रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद। रात के लम्हात खूनी दास्तां लिखते रहे, सुबह के अखबार में हालात बेहतर हो गए। मौजूदा दौर में जर्नलिज्म कहां खड़ा है, सहाफत कहां खड़ी है, इससे आप सारे लोग वाकिफ हैं। आपका एतबार उस पर कितना रह गया है, इससे हम भी वाकिफ हैं। कोई भी नई शुरुआत सबसे जरूरी है कि उस भरोसे को बहाल करे जो टूट गया है, और टूट गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे न तो मीडिया से जुड़े हुए लोग इनकार कर सकते हैं, न सियासत से जुड़े लोग इनकार कर सकते हैं। और टूटा है तो इतनी बार टूटा है कि जुड़ते जुड़ते वक्त लगेगा। उर्दू जर्नलिज्म की तारीख बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। सहाफत में हम सारे लोग जब जानते हैं, जब बात करते हैं, तो हमें लगता है कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने एक बड़ी कुर्बानी दी और हिंदी पत्रकारिता आज भी उन्हें बड़े फख्र के साथ याद करती है। लेकिन अफसोस कि 1857 की जंग में इसी दिल्ली में दिल्ली उर्दू अखबार निकालने वाले मौलवी बाकिर साहब को अंग्रेजों ने पहले गोली मारी और उसके बाद फांसी पर चढ़ाया, ताकि दुनिया देखे, डरे, क्योंकि उन्होंने 1857 की जो जंग आजादी थी पहली, उसके बारे में बहुत जज्बाती होकर के एक आर्टिकल लिखा था अपने अखबार में। वो उर्दू का एक अखबार निकालते थे। लेकिन अफसोस कि गणेश शंकर विद्यार्थी जी के बारे में पत्रकारिता में बातें होती हैं, लेकिन उर्दू जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग शायद कभी भी मौलवी बाकिर साहब पे न बात करते हैं, न उनके नाम पे कोई अवार्ड है, न उनको याद करने की कोई कोशिशें की जाती हैं। नए दौर में उर्दू जर्नलिज्म कहां खड़ा है, हम सारे लोग वाकिफ हैं इससे। कुछ अखबार हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उर्दू जर्नलिज्म धीरे धीरे साजिश करके खत्म किया गया, और उस साजिश के शिकार हम सारे लोग हुए। अच्छी चीज यह है कि पिछले कुछ सालों में टीवी जो है वो आवाम से उसने अपना भरोसा खोया। चीजें सोशल मीडिया पे चली गईं। सोशल मीडिया हाथ में आने के बाद खतरे और भी बड़े हो गए, झूठ परोसने के, कचरा परोसने के। हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है कि जिस देश में अगर डेटा निकाल के बात करूं तो 378 मिलियन लोग हैं जो फेसबुक यूज करते हैं, 385 मिलियन लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। व्हाट्सएप यूज करने वालों का आंकड़ा बहुत चौंकाने वाला है। 533 मिलियन लोग हैं जो व्हाट्सएप यूज करते हैं। ट्विटर कितने लोग यूज करते हैं? सिर्फ 30 मिलियन लोग। हम यहां बात कर रहे हैं, हम यहां कोई बात कह रहे हैं, और अगले 5 मिनट में यही बात दुनिया के किस हिस्से में क्या कह के बताई जा रही होगी,
शायद हमें इल्म भी नहीं है। उस खतरे को भी समझने की जरूरत है, और ऐसे में जर्नलिज्म और खासतौर से उर्दू सहाफत का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि आपका माजी बहुत सुनहरा रहा है, आपने कुर्बानियां दी हैं, आपने समझौते नहीं किए हैं। तो भारत एक्सप्रेस को भी यह बात समझनी पड़ेगी कि आप जिस सहाफत को अपने कंधे पर लेके आगे बढ़ने वाले हैं उसका माजी बहुत रोशन रहा है, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। यहां मीम अफजल साहब बैठे हैं, उर्दू सहाफत से आपका बड़ा पुराना रिश्ता है और आपने उसके लिए बड़ा काम किया है। मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन उर्दू से मेरा रिश्ता शायरी की वजह से है। मैं सियासत को अलग रख के बात करूंगा। आज हम हैं भले सियासी लोग, लेकिन बात कर रहे हैं सहाफत पर। तो आपकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, और ऐसे वक्त में और ज्यादा बड़ी हैं जब कोई भी ताकतवर इंसान हो, ताकतवर हुकूमत हो, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि सच्चाई जो उन्हें परेशान करे वो दुनिया के सामने आए। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। दौर यहां है, हम वहां खड़े हैं। ऐसे में जो भी यहां सहाफत से वाबस्तगी रखने वाले दोस्त हैं, हमारे नए साथी हैं, आप सबको ये समझना पड़ेगा कि सहाफत इंकलाब है, इश्तहार नहीं है। अखबार अब इंकलाब नहीं है, इश्तहार बन चुके हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा। उर्दू मीडिया की भी सिचुएशन यह है कि अखबार जो कुछ बचे हैं, या तो वो उन्हें चलाने वाले मालिकान ऐसे हैं जिनका हिंदी अखबारों का प्रोपेगेंडा अलग है और उर्दू में खबरें लिखने का तरीका अलग है उनका। चूंकि उन्हें ऑडियंस पता है, तो उस ऑडियंस तक बात पहुंचाने का उन्हें सारा तरीका मालूम है। या फिर कुछ अखबार जो बचे हैं वो सियासी कुछ लोग हैं उर्दू अखबारों को जिन्होंने जिंदा रखा हुआ है। तो ऐसे में टीवी एक नई शुरुआत कर रहा है। तो भारत एक्सप्रेस से हम लोग इसलिए उम्मीद रख सकते हैं क्योंकि उपेंद्र राय जी को हम पुराने वक्त से जानते हैं, सहारा के वक्त से जानते हैं, और उन्होंने हमेशा उर्दू सहाफत को सहारा दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें यकीन है कि आने वाले वक्त में ये भारत एक्सप्रेस कुछ बेहतर करेगा उर्दू सहाफत के मामले में, और इस यकीन की वजह यह है कि इससे कुछ अच्छे लोग जुड़े हैं। जो टीम है, मैं इन्हें भी मुबारकबाद दूंगा कि आज तमाम अलग अलग दुनिया से, अलग अलग फील्ड से लोगों को आपने इकट्ठा किया और हर पार्टी के लोगों को बुलाया ताकि नई नस्लों से थोड़ा सा उर्दू सहाफत पे बात हो सके। दोस्तों, मैं ज्यादा देर बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि आप सब बहुत लंबी तकरीरें सुन चुके हैं। मैं ये कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। यूं मिले हमसे वतन के लोग आजादी के बाद, जैसे बेहिस बाप कोई दूसरी शादी के बाद। उर्दू के साथ तो यही हुआ है। उर्दू को खुदा के लिए उर्दू को मुसलमान मत कीजिए। जब उर्दू को मुसलमान बता करके आपके सामने पेश किया जाता है तो आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन उर्दू के लिए जितने बड़े काम हुए हैं, चाहे वो शायरी के जरिए हो, चाहे सहाफत के जरिए हो, उसमें सबका किरदार शामिल रहा है, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद भी। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा कि उर्दू आपकी तहजीब की नुमाइंदगी करती है, इसलिए आपको लगता है कि उर्दू आपकी जबान है। इसीलिए एक सिस्टम है जो उसे निशाना भी बनाता है, वो उसे पामाल भी करता है। चूंकि उर्दू रोजी रोटी से नहीं जुड़ पाई, इसलिए शायद धीरे धीरे पामाल होती चली गई। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उर्दू को किसी तरह से बचाएं, और उसे मुसलमान समझ के ना बचाएं, उसे खूबसूरत जबान समझ के बचाएं, जिसमें मोहब्बत है, जिसमें नफासत है, जिसमें सादगी है। और इस मुश्किल दौर में जब तहजीब मिटाने की, कल्चर खत्म करने की, निशानियां मिटाने की साजिशें चल रही हों और बहुत सलीके से चल रही हों, मतलब दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो, जब ये समझदारी के साथ कत्ल किए जा रहे हों, तो ऐसे वक्त में हमारी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। आप सब साथियों से भी गुजारिश है
कि उर्दू टीवी के नाम पे जो उर्दू आपके सामने सहाफत के तौर पे आए, उसको भी उतना ही रिस्पांस दीजिए। और चूंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्तगी है, तो मैं आपसे भी कहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को हेड करता हूं, तो उर्दू मीडिया के लोग हमें कम मिलते हैं एआईसीसी में। मुंसिफ टीवी कभी आ जाती है, एक दो और लोग आ जाते हैं, तहजीब टीवी आ जाती है। उनको बढ़ाइए, अपने रिपोर्टर्स बढ़ाइए और उन्हें कोशिश करिए कि वो सिर्फ एक खास एंगल से खबरें ना दिखाएं। मैं एक शिकायत भी यहां दर्ज कर रहा हूं, सलमान साहब शायद इससे सहमत भी होंगे कि उर्दू मीडिया का कोई भी इंसान जब हमसे मिलता है, कोई सवाल पूछता है, तो बस बमुश्किल एक बहुत लिमिटेड दायरे में चंद सवाल हैं कि इस पे आप कुछ बोल दीजिए सनसनीखेज, ताकि खबर बन जाए। मैं सबसे कहूंगा कि अपना दायरा वसी करिए। जब आप खुद सिमटने लगते हैं तो दुनिया तो आपको समेट के एक जगह रखने के लिए साजिशें करती हुई बैठी है। अपना दायरा वसी करिए। उर्दू पत्रकारिता का इतिहास बहुत बड़ा है, हिंदी पत्रकारिता से पुराना है आपका इतिहास, आपका माजी उससे ज्यादा रोशन है, तो उस पर काम करिए। मैं बहुत लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करूंगा। अच्छा लगा आप सबसे मुलाकात करके, और सुना दी हमने रुदादे मोहब्बत एक आंसू में। अब इससे भी ज्यादा मुख्तसर करते तो क्या करते। आपसे विदा लेता हूं और ये कहता हूं कि नहीं, ये यहां नज्म सुनाने नहीं आया हूं, यहां नहीं, वो मेरी बात सुनिए, वो एक अलग महफिल होगी, उसकी भी हम सब सारी चीजों को गड्ढ-मड्ढ कर देते हैं, तो वो मत करिए। और अगली बार मैं भारत एक्सप्रेस से चाहूंगा कि कॉन्क्लेव करिए, टॉपिक डिसाइड करिए, सबको अलग अलग टॉपिक दीजिए ताकि उस पर बातचीत हो सके। और बिल्कुल अपना कलेवर बदलिए ना, मैं ये भी चाहूंगा। ये पैकेजिंग का दौर है, आप समझते हैं इस बात को। वो झूठ भी बेच रहे हैं और इतना सलीके से सजा के बेच रहे हैं, तो बिक रहा है बाकी चैनल। तो उर्दू मीडिया के लोगों को भी ये करना पड़ेगा। वही पुराने जमाने में मतलब पुरानी डिजाइन के साथ अखबार निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा और सोशल मीडिया के इंपॉर्टेंस को समझिए। उर्दू अखबार निकालने वाले भी अगर यहां साथी बैठे हों तो उनसे भी गुजारिश है। मैंने कहा ना, कितना बड़ा तबका है जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है। और अगर पूछा जाए कि किस उर्दू के बड़े पत्रकार, बड़े सहाफी का ट्विटर पे वेरीफाइड अकाउंट होगा, इंस्टाग्राम पे उसके अच्छे फॉलोअर होंगे, तो शायद बहुत रेयर है, बहुत कम लोग हैं। और यहां बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ ट्विटर पे पत्रकारिता कर रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, उनकी दुकान चल भी रही है। तो कहीं ना कहीं हमें भी यह समझना पड़ेगा कि हम वक्त के साथ चल पाने में कहीं पीछे रह गए हैं। हमें अपने गिरेबानों में भी थोड़ा झांकना तो पड़ेगा एक बार, तो उसको दुरुस्त करिए। बुरा वक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं, साजिशें भी बहुत हैं। अभी मुआशदमंदी साहब अंग्रेजों की उस वक्त जो गुलामी का दौर था उसके बारे में बड़ी तफसील से उन्होंने बात की। लेकिन एक बात दोस्तों, एक बुजुर्ग ने कही है कि वक्त मुश्किल है, बुरा है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि वक्त जब बदलता है तो कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उससे बहुत बुरा इम्तहान लेता है। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वक्त बदला है तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। तो वक्त बदलेगा। जो आज इक्तदार पर हैं या जो आज साजिशें करने वाले हैं, वक्त बदलेगा। बस इस मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत से काम लेना है और अपनी तारीख पे बात करते रहना है। उसके लिए तरकीब करना है, उसके लिए सेमिनार करिए, उसके लिए अलग अलग जो भी तरीका बन सके। सिर्फ सियासत की ही जिम्मेदारी नहीं है कि सारी चीजों को समेटे, आप सबको भी आगे आना पड़ेगा। हर इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझ करके अपने माजी पर बार बार बात करनी पड़ेगी, अपनी तारीख पर बात करनी पड़ेगी। आपकी तारीख बहुत खूबसूरत है, उसे कोई मिटा नहीं सकता, साजिशें कितनी भी हों। अगर आप समझदार रहे और आप होशियार रहे तो कोई तारीख मिटेगी नहीं। एक बार फिर से भारत एक्सप्रेस को बहुत मुबारकबाद। फिर किसी कॉन्क्लेव में आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।